अच्छा, जैसे तो आप इस तरह करेंगे। अच्छा, आप ये बंद, ठीक है, कोशर बंद आपने इस तरह कर देना। हाथों को जैसे थे आराम पास, कोशर बंद, बाएं पाँव, ठीक है, टू। रहीम, आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। आग से हिफाजत, आग से किस तरह हिफाजत हो सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आग है क्या चीज़, किन चीज़ों के कम्बिनेशन से ये आग बनती है। आग के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी हैं, एक मुनासिब दर्जा हरारत, एक ऑक्सीजन और एक ईंधन। तीन चीज़ों का कम्बिनेशन होगा तो आग बनेगी। देखते हैं हम, कोई रीड करेगा काइंडली। आग एक ऐसा कीमियाई है जिसमें ईंधन ऑक्सीजन के साथ एक खास दर्जा हरारत पर अमल करता है, जिसके नतीजे में तवानाई हरारत, रोशनी और शोले की शक्ल में खारिज होती है। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि आग के लिए तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। आग एक ट्राइएंगल है जिसमें ऑक्सीजन भी चाहिए, ईंधन भी चाहिए और मुनासिब दर्जा हरारत। इस कमरे में अगर हम मिसाल लें, यहाँ पे ईंधन भी है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, यहाँ पे टेम्परेचर दर्जा हरारत भी है, लेकिन आग नहीं। तो आग के लिए तीन कंडीशन है। तीसरी कंडीशन जो है मुनासिब दर्जा हरारत का होना ज़रूरी है कि आग के लिए एक इग्निशन के लिए एक खास दर्जा हरारत है। किसी भी चीज़ को जलने के लिए उसका वो दर्जा हरारत होना चाहिए। अगर उस दर्जा हरारत से, उस टेम्परेचर से टेम्परेचर कम होगा तो आग नहीं लग सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस कमरे में कागज़ भी पड़े हुए हैं, कपड़े भी हैं, चेयर्स भी हैं, लकड़ी भी है। हर एक चीज़ का दर्जा हरारत, इग्निशन पॉइंट हर एक चीज़ का अलग है। लकड़ी को आग लगने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है, कपड़े को आग लगने के लिए कम टेम्परेचर, और इसी तरह कागज़ को आग लगने के लिए कम टेम्परेचर की ज़रूरत है, उससे भी कम। तो आग के लिए एक ख़ास दर्जा हरारत का होना ज़रूरी है। इस कमरे में ऑक्सीजन भी है। तो आग तीन चीज़ों का कम्बिनेशन है, ट्राइएंगल है। इसी तरह आग की तकोन, जिस तरह आग तीन चीजों का मजमूआ है, इसी तरह इन तीन चीजों में से किसी एक या दो चीजों को खत्म कर दिया जाए तो आग खत्म हो जाएगी। जिस तरह के बताया गया है आपको कि आग जो है वो तीन चीज़ों के मिलने से बनती है, ऑक्सीजन, दर्जा हरारत और ईंधन। इसी तरह अगर आग को बुझाना हो तो इन्हीं तीनों चीज़ों में से किसी एक को करके हम अगर कम कर दें, किसी भी एक चीज़ को कम कर दें तो आग जो है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मसलन आग लगी हुई है, आप वहाँ उसमें से जलने वाले ईंधन को की सप्लाई को कट ऑफ कर देते हैं तो आग तब भी क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन की मिकदार जो है उसको आप कम कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, तो तब भी फायर क्या हो जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी, आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। इसी तरह अगर टेम्परेचर को कम कर दिया जाए तो
उससे भी क्या होगा कि आग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इन तीनों चीज़ों के हम मसाले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज़ को आग लगी हुई है, वहाँ से अगर 2 कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, उसमें से एक कुर्सी को आग लगी हुई है, दूसरी कुर्सी को आप जो है वहाँ से हटा लेते हैं, तो आपने क्या किया, ईंधन की सप्लाई को कट कर दिया और आग क्या बुझ जाएगी। इसी तरह अगर एक सिलेंडर को आग लगी हुई है, सिलेंडर को आग लगी हुई है, तो उसके ऊपर आप कंबल जो है मोटा कपड़ा लेके उसके ऊपर उसको ढांप देते हैं, तो उससे भी ऑक्सीजन उससे भी आग क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और ये तरीका क्या है, इसमें हमने क्या किया कि इसमें हमने ऑक्सीजन की सप्लाई को खत्म कर दिया, कट कर दिया, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दिया, और ऑक्सीजन की सप्लाई कट होने से आग जो है वो बुझ जाती है। इसी तरह अगर किसी चीज़ को कुर्सी को आग लगी हुई है, किसी भी चीज़ को, उसके ऊपर पानी अगर हम फेंकते हैं, तो उससे क्या होगा कि उसका दर्जा हरारत को हम क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, कम कर देते हैं। जो मुनासिब दर्जा हरारत उसे आग जलने के लिए चाहिए होता है वो कम हो जाता है, और जिसकी वजह से आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। इसी तरह अगर मुसलसल आग जलने के लिए एक चौथी चीज की भी जरूरत होती है, वो है लगातार हीट की सप्लाई। तो मुसलसल आग के लिए अगर हम जो है हरारत ईंधन के साथ साथ मुसलसल जो लगातार रिएक्शन है उसकी कंटिन्यूटी को भी कम कर दें, तो उससे भी आग जो है वो बुझ जाती है। अब हम देखते हैं कि आग बुझाने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं जी? 3। जिस तरह आग जलने के लिए 3 चीजें चाहिए थी, इसी तरह आग को खत्म करने के लिए भी 3 तरीकों से बुझाया जा सकता है। पहला तरीका है कूलिंग। कूलिंग में अगर हम दर्जा हरारत को कम करें तो उसे क्या कहते हैं, कूलिंग। और अगर आप ईंधन जो मौजूद है उसकी सप्लाई को खत्म करें तो उसे क्या कहते हैं, स्टारवेशन। स्टारवेशन। और इसी तरह अगर ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, स्मदरिंग। तो अब आपसे मैं ये पूछता हूँ सवाल आपके लिए, अगर सिलेंडर को आग लगी हुई है, उसके ऊपर हमने जो है कपड़ा जो वो ढांपा, कपड़े से ढांपा, तो आग बुझ जाती है, तो ये कौन सा तरीका हमने इस्तेमाल किया, स्मदरिंग का तरीका। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो जाती है। इसी तरह अगर
रिस्पॉन्स करके आग पर काबू पा सकता है। इसी तरह आप ने तीसरा काम जो क्या करना है, आपने बिजली और गैस की यूटिलिटीज़ को बंद करना है, मुनासिब हिफाजती इक़दाम इस्तेमाल करने हैं। इसी तरह अगर छोटे पैमाने पर आग लगी हुई हो तो उसको हम क्या करेंगे, उसको किस तरीके से हम एक्सटिंग्विश करेंगे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं अगर छोटे पैमाने पर आग लगी हो तो पानी के साथ इस्तेमाल करके उसको आग को बुझा सकते हैं। देखते हैं जी आमतौर पर छोटी आग पर पानी के जरिए काबू पाया जा सकता है। अगर पानी मौजूद ना हो तो किसी मोटे कंबल या दरी से आग को ढांप दें। वही जिस तरह आपको बताया कि सिलेंडर वगैरह की आग लगी हो तो कपड़े का इस्तेमाल करके, छोटे पैमाने पर आग लगी हो तो कपड़े को उसके ऊपर, आग के ऊपर डालने से आग जो है वो काबू हो सकती है। अगर कंबल या दरी वगैरह ना हो तो आप रेत का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप देखते हैं कि आग जो है वो बड़े पैमाने पर है, बढ़ रही है, तो आप उसके करीब जो अशिया हैं, एक चीज़ को आग लगी हुई है तो दूसरी उसके करीब जो अशिया हैं उनको दूर अलग कर दें ताकि आग जो है मज़ीद फैल ना सके। लेकिन इस सारे काम में आपने ये इस बात का ख्याल रखना है कि अपनी सेफ्टी आपकी हो, ये ना हो कि आग देखते देखते बढ़ जाए और आप जो है उसकी लपेट में आ जाएं। आपने अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखना है। अगर आप आग के करीब जो अशिया हैं उनको उससे दूर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको उन अशिया को दूर करने से आपकी अपनी जो है आपको रिस्क है तो उसके लिए आपने उसके करीब फिर नहीं जाना। जी क्लास के डेकोरम को जो है वो बरकरार रखें, आपकी तवज्जो जो है वो दरकार है ताकि तमाम पार्टिसिपेंट को जो है इससे जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकें। तो नेक्स्ट तरीकाकार है, आप अगर आग छोटे पैमाने पर है तो अगर आपने देखा होगा कि डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करके तो आप आग पर काबू पा सकते हैं। आग पर काबू पाने के लिए आप पास का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, PASS पास। पी फॉर पहले पी से मुराद है पुल द सेफ्टी पिन के डीसीपी सिलेंडर के ऊपर जो पिन लगी हुई होती है उसको आप क्या करते हैं, पुल करते हैं। पुल करने से अगर जब तक ये पिन अंदर लगी हुई होगी आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेकंड पे एम एट बेस ऑफ फायर, जहाँ पे आग लगी हुई है उसकी बेस को आपने टारगेट करना है, उसकी बेस पे आपने अपना जो है वो टारगेट रखना है। नंबर 3 स्क्वीज, आपने उसके हैंडल को स्क्वीज करना है, दबाना है। एंड पे है स्वीप, यानी कि साइड बाय साइड आपने इसको स्वीप करना है। अभी आपको इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन हम यहीं पे एक बताएंगे कि किस तरह। ये रेड कलर का सिलेंडर आपने देखा होगा, देखा है ना आम जगह पे, इसे क्या बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। इसे क्या बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। अच्छा ये हमने क्या एक्सटिंग्विशर अच्छा इसमें ये जो है ये इसकी पिन है, ये क्या है, इसकी पिन है। इसको इसके आगे जो है ये सील लगी हुई है, ये इस वजह से है कि अगर जो है ये आम तौर पे हाथ वगैरह लगने से ये कंप्रेस ना हो जाए, ये हैंडल जो है वो दबाया ना जाए। बाज़ दफ़ा आम तौर पे होता है कि हाथ ऊपर रखने से ये दबाया जाता है, तो ये सेफ्टी पिन है। इसे क्या बोलते हैं, सेफ्टी पिन, कि जब तक ये हैंडल के अंदर है सिलेंडर इस्तेमाल नहीं हो सकता। आम तौर पे ऐसा क्या होता है कि आप देखते हैं कि फायर लगी हुई है तो आप इसको दबा रहे होते हैं और देखते हैं कि सिलेंडर नहीं चल रहा, तो आप परेशान हो। तो सबसे पहले सेफ्टी पिन को इसको निकालना है। निकालने के बाद टारगेट, आपने एम ऑन द टारगेट, ये आपकी पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है, कि एक जो आपका घुटना है वो फोल्ड होना चाहिए। आप
जो है आग के ऊपर इस तरह आपने एक हाथ आपने इधर रखना है, इस नोजल को पकड़ के एक से आपने ये पीछे रखना है। इस तरह करके आप ये क्या किया, एम ऑन द फायर, आपने एम पोजीशन बनाई, एम। उसके बाद स्क्वीज, ये जो हैंडल है इसको आपने क्या करना है, प्रेस करना है। इस हैंडल को क्या करना है, प्रेस करना है। तो इसके क्या बोलते हैं, स्क्वीज। और लास्ट पे है स्वीप, यानी कि जो आग लगी हुई है इसको साइड बाय साइड इस तरह मुकम्मल जो इसका एरिया है उसको आपने टारगेट पे लाते हुए इस तरह ये स्वीप करना है। क्या करना है, स्वीप करना है। आग को नहीं लग सकती, आप आग से आप एक फासले पे तकरीबन 4 से 5 फीट के फासले पे आपने रह गया इसको यूज करना है। इसकी 6 से 8 फीट तक इसकी रेंज है, इसके जो नोजल की, यानी कि 6 से 8 फीट दूर ये जो है वो थ्रो इसकी हो सकती है। मतलब डेसीबीज की जो है वो मुख्तलिफ जो है वो रेंज होती है। अच्छा, इसके बाद है जी इमरजेंसी इवैक्यूएशन। आपने देखा आग लगी, आपने शोर मचाया कि आग लगी है, जो उसके करीबी चीज़ें थी आपने अलग की, आग बढ़ती गई, आपने डीसीपी का इस्तेमाल किया, फिर भी आग ज़्यादा हो गई। तो अब वहाँ से है इमरजेंसी इवैक्यूएशन का कि आपने वहाँ से उस बिल्डिंग में से निकलना है, इमरजेंसी इवैक्यूएशन करनी है। तो उसके लिए हर बिल्डिंग के बाहर में एक प्लान जो है, इमरजेंसी एग्जिट प्लान जो है बिल्डिंग का, जो है एवैक्यूएशन प्लान, इमरजेंसी एवैक्यूएशन प्लान हर बिल्डिंग के मेन गेट पे जो फ्लोर है उस पर मुख्तलिफ जगहों पे ये चिस्पा होता है, ताकि वहाँ पे जो अफराद हैं जो विज़िट करने आए हैं, जो पहली दफ़ा आए हैं, उस मैप को इस्तेमाल करते हुए, उस मैप को देखते हुए, उसको समझकर वो जो है वो सेफ एरिया तक पहुँच सकें। इसमें एक जगह के बिल्डिंग में जो साइंस में है वो भी एरो के साइंस लगे होते हैं, ग्रीन कलर के साइंस होते हैं वो लगे होते हैं, वो भी आपको गाइड करते हैं। आम तौर पे जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनमें ये साइंस लगे होते हैं कि ये एंट्रेंस है, एग्जिट और एंट्रेंस का, एग्जिट का वो एरो को आप फॉलो करते हुए आप सेफ एरिया पे पहुंच सकते हैं। यहाँ पे इस पिक्चर में एक पिक्चर दिखाई गई है, एक बिल्डिंग का मैप जो है वो दिखाया गया है। यहाँ पे ऊपर फ्रंट पे आप देखें तो एक एंट्रेंस का मेन एरो है, इसका मतलब है कि ये एंट्रेंस है। इसके अलावा साथ में रिसेप्शन की विंडो से भी आप इमरजेंसी एग्जिट कर सकते हैं। ये रेड कलर के जो साइंस हैं ये इमरजेंसी एग्जिट्स को जाहिर कर रहे हैं जो बाहर की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह राइट साइड पे भी डोर है, वहाँ से भी आप इमरजेंसी एग्जिट हो सकते हैं, विंडो है। इसके बाद नीचे वाली साइड पे भी इमरजेंसी एग्जिट डोर्स हैं। यहाँ पे रेड एरोज हैं वो सारे क्या हैं, इमरजेंसी एग्जिट। और इसके अलावा जो ग्रीन कलर के एरोज हैं ये शो कर रहे हैं कि अगर बिल्डिंग के दरमियान में जो अफराद हैं वो उनको गाइड कर रहे हैं कि इस रास्ते को इस्तेमाल करते हुए आप सेफ एरिया पे पहुंच सकते हैं। बुनियादी असूल इमरजेंसी एवैक्यूएशन के लिए, इमरजेंसी एग्जिट के लिए बुनियादी असूल जो हैं, हंगामी हराज के लिए इमारत में बैरूनी सीढ़ियाँ मौजूद होनी चाहिए। हर बिल्डिंग के बाहर एक जो है इमरजेंसी एवैक्यूएशन के लिए एक तो वो सीढ़ियाँ होती हैं जिनको आप रोज़मर्रा के काम के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, आने जाने के लिए, सेकंड थर्ड फ्लोर तक रसाई के लिए, फोर्थ फ्लोर तक रसाई के लिए आप जाते हैं। ये जो इमरजेंसी एग्जिट हैं ये उन सीढ़ियों के अलावा होनी चाहिए, ये उन सीढ़ियों के अलावा होनी चाहिए कि क्योंकि इमरजेंसी की सूरत में ज़्यादा अफराद जो हैं वो रश करते हैं, तो जो है वो रश से बचने के लिए इमरजेंसी एवैक्यूएशन के लिए अलग से सीढ़ियाँ मौजूद होनी चाहिए। इमारत से हंगामी हराज के रास्तों पर महसूस निशानदही होनी चाहिए। वही जिस तरह आपको बताया कि ग्रीन कलर के एरोज के निशान जो हैं वो लगे होने चाहिए। मुख्तलिफ जगहों पे जो है इमरजेंसी एवैक्यूएशन प्लान जो है वो बिल्डिंग में चिस्पा होना चाहिए। इमारत से बाहर एक असम्बली एरिया जो है वो डिक्लेयर होना चाहिए कि इस इमारत से बाहर एक एरिया डेजिग्नेटेड होना चाहिए कि जहाँ से खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हो जाता है तो इस बिल्डिंग के जितने भी लोग हैं वो उस जगह पे डेजिग्नेटेड एरिया पे जाके जमा होंगे ताकि वहाँ पे उनका हेड काउंट हो सके। अगर हेड काउंट होगा, हेड काउंट क्यों होगा? इसी वजह से कि अगर इस बिल्डिंग में
टोटल अफराद का अंदाज़ा लगाया जाए कि कितने हैं जी। 100 अफराद इस बिल्डिंग में काम कर रहे हैं। तो जब वहाँ पे इकट्ठे होंगे तमाम अफराद, तो वहाँ पे हेड काउंट होगा, दोबारा अफराद की गिनती होगी और देखा जाएगा कि तमाम अफराद पूरे हैं, कोई कम तो नहीं है। अगर कोई कम है तो फिर देखा जाएगा वो किस फ्लोर पे किस जगह पे काम कर रहा है, कहीं वो बाहर तो नहीं काम करने के गया, ताकि उसको सर्च किया जा सके, उसको तलाश किया जा सके, उसको इवैक्यूएशन के लिए उसके लिए प्लान बनाया जा सके, एग्जैक्ट पता चल सके कि कितने अफराद बिल्डिंग के अंदर हैं और उसको टाइमली रेस्क्यू किया जा सके। तो इसके लिए एक बिल्डिंग के ये तभी मुमकिन है जब बिल्डिंग के बाहर एक असेंबली एरिया हो और वहाँ पे अफराद जो है वो जमा हों और उनकी हेड काउंट हो सके। सेफ्टी वार्डन को, हर बिल्डिंग का एक अलग से सेफ्टी वार्डन होना चाहिए, हर बिल्डिंग का अलग से सेफ्टी वार्डन होना चाहिए, सेफ्टी मैनेजर होना चाहिए जो कि बिल्डिंग में मुख्तलिफ सेफ्टी को मद्देनज़र रखे, उसमें डीसीपी इंस्टॉलेशन को मद्देनज़र रखे, उसमें जो है इमरजेंसी एवैक्यूएशन प्लान की जो है वो उसको मद्देनज़र रखे कि वो जगह पे प्रॉपर जगह पे लगे हुए हैं, इंस्टॉल हैं कि नहीं इंस्टॉल। इसके अलावा जो ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम होना चाहिए, फायर अलार्म होनी चाहिए, ऑटोमेटिक फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर्स होने चाहिए, जो सारी उस सेफ्टी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बिल्डिंग में इंश्योर करे कि ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। हंगामी हराज का तरीक़ाकार, अपने स्कूल, दफ्तर, फैक्ट्री या इमारत से मुतल्लिका शख्स को सेफ्टी वार्डन की जिम्मेदारी सौंपें। सेफ्टी वार्डन यकीनी बनाए कि हंगामी हराज के तमाम रास्ते बगैर किसी रुकावट के खुले हैं। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आमतौर पे ये होता है कि एमरजेंसी एग्जिट भी बने हुए हैं, एमरजेंसी स्टेयर केसेस भी हैं, हर चीज़ प्लान के मुताबिक है, एमरजेंसी एवैक्यूएशन प्लान भी चिस्पा है, एमरजेंसी एवैक्यूएशन के लिए जो साइंस वो भी चिस्पा है, लेकिन क्या है कि एमरजेंसी एवैक्यूएशन का जो दरवाज़ा है वही ब्लॉक है उसके सामने सामान पड़ा हुआ है, तो क्या है कि वो एमरजेंसी की सूरत में सामान पड़ा हुआ है तो वो वहाँ से एवैक्यूएशन नहीं हो सकती। तो ये सेफ्टी मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो जो एमरजेंसी एवैक्यूएशन एग्जिट्स हैं उनके रास्तों को क्लियर रखे कि वो बिल्कुल क्लियर हो, एमरजेंसी की सूरत में वहाँ से इजीली जा सके। दूसरा, अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है, किसी रूम में आग लग जाती है, तो वहाँ से आपने किस तरह एवैक्यूएट होना है। ये एक आमतौर पे अफराद को इस चीज़ का, कम्युनिटी को नहीं अंदाज़ा होता। अगर एक कमरे में जो है वो धुआं बढ़ रहा है तो जो ही आप खड़े होंगे धुआं हमेशा हल्का होता है, धुआं क्या करता है ऊपर की जानब उठता है, आपको सांस लेने में भी नज़र मुश्किल होती है और आपको नज़र भी नहीं आता। तो आप नज़र ना आने की वजह से आप जो है वो उस जगह से बाहर नहीं निकल सकते। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप फर्श के करीब रहकर, रेंग कर, नीचे बैठकर जो है वो बैठकर आप ट्रैवल करें। अगर बैठकर भी आपको मुश्किल हो रही है तो आप रेंग कर भी जा सकते हैं, ताकि जितना आप ज़मीन के करीब रहेंगे उतनी आपकी स्मोक जो है वहाँ पे कम होगा, क्योंकि स्मोक हल्का होता है तो वो हमेशा ऊपर की जानब उठता है। तो ये एक है कि इसका आपको जो है इल्म होना चाहिए, खुदा ना खास्ता इस ज़मीन के करीब रहकर आप जो है वो धुएं वगैरह से निजात हासिल कर सकते हैं। हंगामी हिला की सूरत में मुतल्लिका अफराद सेफ्टी वार्डन यकीनी बनाए कि इमारत में मौजूद तमाम अफराद इमारत से बाहर आ चुके हैं। वही बात कि जब हेड काउंट आप करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस बिल्डिंग में कितने बंदे थे और कितने अंदर रह गए हैं। और मुतासरा जो बिल्डिंग है उसमें रेस्क्यू के अमले आने से पहले, फायर ब्रिगेड के आने से पहले, किसी भी इमदादी एजेंसी के आने से पहले उसमें किसी को दाखिल ना होने दिया जाए। अच्छा, आग से नेक्स्ट है जी हमारा टॉपिक, आग से हिफाजत किस तरह मुमकिन है। तो अपना फीडबैक देंगे जी, आग से किस तरह हिफाजत मुमकिन है, कौन से इकदाम है जिनको करने से हम जो है वो आग से बचाव जो है मुमकिन हो सकता है। आग से दूर रहना चाहिए, पेट्रोल डलवाते हैं, गुड, शाबाश, बाइक को बंद करना चाहिए। ओके, और गुड, शाबाश जी, अच्छा बताया कि मियारी जो है इलेक्ट्रिक वायर्स का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट सर्किट बाज़ दफ़ा जो है वो मियारी वायर्स ना होने की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग जो है वो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग फैल सकती है।
इसी तरह हमने आम तौर पे देखा होगा कि जो है इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स में हमने जंपलिंग वायर्स लगी होती हैं, वो केबल्स लगी होती हैं। शू जो हैं इलेक्ट्रिक शू जो हैं वो एक की जगह तो हमने 3-4 लगाए हुए वहाँ पे होते हैं। हमने वो डिवाइडर लगा के तो मज़ीद जो है वो वहाँ से कनेक्शंस बनाए हुए होते हैं। उसकी वजह से भी जो है वो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग फैल सकती है। देखते हैं जी रीड करेगा कोई? शाबाश। आपसे फादर की तरह मुमकिन है हमेशा यकीन बनाए कि बिजली का कनेक्शन या जोड़ पीले ना हो ताकि स्पार्किंग ना हो सके। स्विच और तारों को ओवरलोड ना करें क्योंकि स्विच और तारों के पिघलने से आग लग सकती है। हमेशा प्यारी बल्कि आलात बल्कि तार स्विच और बोर्ड वगैरह इस्तेमाल करें। हमेशा प्यारी गैस हीटर इस्तेमाल करें और रात को सोते वक्त हीटर बंद कर दें। अगर गैस को महसूस हो तो अंदर जाने से गुरेज करें। दरवाजा खुला छोड़कर फौरन मेन वाल्व से गैस की सप्लाई बंद करें। चार्जर जी, तो क्या है कि स्पार्किंग ना हो, जोड़ वगैरह कनेक्शंस जो हैं इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस वो जो हैं वो डिले ना हो। और इसके अलावा मियारी बरकी आलात आप इस्तेमाल करें। हीटर को इस्तेमाल रात को जो है वो बंद करके सोएं। अगर कमरे में आपको गैस की सप्लाई तो जो है कमरे में गैस की सप्लाई गैस की बू आपको आ रही हो तो आपने कमरे में दाखिल नहीं होना बल्कि दरवाजे और खिड़कियां खोलनी है ताकि हवा जो है वो ताज़ा हवा अंदर आ सके और गैस का जो है वो कम हो सके। गैस के मेन वाल्व को बंद कर दें साथ। अगर आपको कमरे में गैस की बू महसूस हो रही है तो गैस के मेन वाल्व को बंद कर दें और दरवाजे और खिड़कियाँ खोल दें, ओपन कर दें। और जिस जगह पे आपको वो नज़र गैस की बू आए वहाँ पे माचिस वगैरह का इस्तेमाल ना करें। बंद कमरे में जहाँ हवा का गुजर ना हो, कोयलों की अंगीठी हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। आमतौर पर यह होता है कि सर्दियों में जो है कमरे बंद होते हैं तो वह उसके अंदर ही कमरे के अंदर ही जो कोयलों की अंगीठियाँ जो होती हैं वो बर्तन किसी में डाल के तो उसको सुलगाया जाता है तो कमरे को गर्म रखने के लिए, तो उसका भी इस्तेमाल ना किया जाए। किचन में काम करते वक्त रेशमी कपड़े और दुपट्टे के इस्तेमाल में एहतियात करें। बरकी आलात मसलन इस्त्री को अपनी गैर मौजूदगी में चलता हुआ ना छोड़ें। इसके अलावा बिस्तर में बाज़ अफराद का आदत होती है कि बिस्तर पर लेटकर बेड पर लेटकर जो है वो सिगरेट नोशी करते हैं, तो इससे भी इज्तनाब करना चाहिए। लेटे हुए आपने सिगरेट नोशी नहीं करनी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आज हमने देखा, इसको रिव्यू कर लेते हैं कि हमने सबसे पहले क्या देखा। आग किन चीज़ों से बनती है? आग 3 चीज़ों के मिलने से बनती है। फिर हमने देखा कि आग को बुझाने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। फिर हमने देखा कि आग को जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है। आग लगने की सूरत में एक आम शहरी की क्या जिम्मेदारियां हैं। उसके बाद हमने देखा फायर एक्सटिंग्विशर को अगर आग बड़े पैमाने पर थोड़ी हो तो आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर हो तो आप उसका इस्तेमाल करके आग पर काबू पा सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर के इस्तेमाल को हमने देखा। उसके बाद है कि अगर आग बढ़ जाए तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। एमरजेंसी एवैक्यूएशन प्लान के बारे में हमने देखा कि एमरजेंसी एवैक्यूएशन किस तरह होनी चाहिए। और लास्ट में हमने देखा कि आग से हिफाजत किस तरह मुमकिन है, कौन से इक़दाम है जिनको करके कि हम आग पर काबू पा सकते हैं इंसिडेंट पर। तो इंशाल्लाह आपने ये जो स्किल सीखी हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आप इसको इस्तेमाल करते हुए एक ज़िम्मेदार शहरी बनेंगे और मुआशरे में हमारे में फायर की एमरजेंसीज़ को कम से कम होंगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अब हम अपने नेक्स्ट 5 मिनट की आपको ब्रेक है, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक फर्स्ट एड के बारे में इंशाल्लाह लेक्चर होगा, फर्स्ट एड का लेक्चर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी एमरजेंसी रिस्पांस और फर्स्ट एड। फर्स्ट एड आप क्या मुराद लेते हैं? फर्स्ट एड का नाम सुनने से आपके जहन में क्या आया कि फर्स्ट एड किसे कहते हैं? आपके मुताबिक फर्स्ट एड क्या है?
सबसे पहले मदद करना है। इब्तदाई तबीब इमदाद। ठीक है, मैं वही पूछना चाहूँ, ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद तो हो गया, वही फर्स्ट एड का उर्दू में तर्जुमा है क्या? कोई भी पेशेंट आ रहा है उसके वाइटल साइन का उसको फर्स्ट एड देना चाहिए, वो शुरुआत में सुनिए। ठीक है, वाइटल साइन स्टेबल करने के बाद आगे फर्स्ट एड देखते हैं जी, क्या है फर्स्ट एड? फर्स्ट एड देखिए मेरे राइट साइड से कोई रीड करे, राइट साइड से मेरे को रीड करे। वो देखभाल और तिब्बी इमदाद जो कि मुकम्मल इलाज पहुंचाने से पहले किसी मरीज या जख्मी शख्स को दी जाती है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की लागत में। एक है मेडिकेशन के हॉस्पिटल में जो है पहुंचकर उसको डॉक्टर्स जो है वो मेडिकेशन उसकी करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो उससे पहले हॉस्पिटलाइज होने से पहले उसको उसकी जो इमदाद करते हैं, उसको जो चोट वगैरह का इलाज करते हैं, देखभाल करते हैं, उसको क्या कहते हैं? इब्तदाई तिब्बी इमदाद। यानी कि मुकम्मल इलाज से पहले जो आप उसको इब्तदाई इमदाद देते हैं उसे क्या कहते हैं? तिब्बी इमदाद। वो हौसले की शक्ल में भी हो सकती है, आप उसका हौसला भी बढ़ाते हैं, उसको हवास को काबू भी रखते हैं, उसको आप जो मरहम पट्टी करते हैं, उसको जो आप साइड पे मेन रोड से साइड पे लेके जाते हैं, वो भी उसकी इब्तदाई तिब्बी इमदाद है। वो ब्लीडिंग हो रही है, उसको आप ट्रीट करते हैं, ब्लीडिंग कंट्रोल करते हैं, वो भी उसकी तिब्बी इमदाद है। आप उसका हौसला बढ़ाते हैं तो वो भी उसका तिब्बी इमदाद है। तो इब्तदाई तिब्बी इमदाद से क्या मुराद हुआ? वो देखभाल जो आप तिब्बी इमदाद जो कि मुकम्मल इलाज पहुंचने से पहले किसी मरीज़ या ज़ख्मी शख्स को दी जाती है, उसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद कहते हैं। अब इब्तदाई तिब्बी इमदाद के कितने असूल हैं? इब्तदाई तिब्बी इमदाद का बेसिक मकसद क्या है, प्रिंसिपल क्या है? हम क्या इब्तदाई तिब्बी इमदाद में चाह रहे हैं कि वो बेसिक मकसद क्या है हमारा इब्तदाई तिब्बी इमदाद का? जान बचाना। बेसिक यह है कि उसकी ऑक्सीजन, दो असूल हैं इसके, देखते हैं वो कौन से दो असूल हैं जी। जी लेफ्ट साइड से कोई रीड करे। तिब्बी इमदाद की फोकियत और दर्जाबंदी, ऑक्सीजन की दिमाग तक रसानी, दिल को मुतहर्रिक करना। जी, तो इब्तदाई तिब्बी इमदाद के असूल हैं। सबसे पहला असूल है कि तिब्बी इमदाद की फ़ोकियत और दर्जा बंदी करना। इससे क्या मुराद है? तो समझ में ये पढ़ने से फ़िक्रा कोई आपके जहन में कोई बात आई हो? गुड, शाबाश। इसमें इब्तदाई तिब्बी इमदाद की फ़ोकियत और दर्जा बंदी ट्राइएज से मुराद है कि आप किसी भी सिनेरियो में, किसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी इंसिडेंट पे जाते हैं, वहाँ पे बेशुमार 10 से 15 मरीज़ या इससे भी ज़्यादा मरीज़ पड़े हुए हैं। तो उनमें से कुछ मरीज़ ऐसे होंगे जिनको फौरी तौर पर, जो क्रिटिकल होंगे, जिनको फौरी तौर पर फ़र्स्ट एड की ज़रूरत है, जो कि अगर उनको फ़र्स्ट एड ना मिली तो वो ज़िंदगी की बाजी हार जाएंगे। उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि फ्रैक्चर होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको मामूली चोटें वगैरह होती हैं। अब आप उस जगह पे आप मरीज़ की दर्जाबंदी मरीज़ों की नहीं करते और आप शुरू हो जाते हैं उसको जो कि इतनी ज़रूरत नहीं है, जिसको चोट वगैरह आई है, जिसको एब्रेशंस हुई हैं, जिसको जो है वो जख्म आया, कोई चोट वगैरह हल्की सी लगी है, उसको ट्रीट करने में। तो जो क्रूशल मरीज़ है, जो क्रिटिकल मरीज़ है, वो जो है वो नज़रअंदाज हो गया। तो हालांकि ज़रूरत तो उसे थी कि पहले आप उसे जो है वो फ़र्स्ट एड प्रोवाइड करें। तो इसको ट्राइएज बोलते हैं। इसकी 3 कैटेगरीज की जाती हैं, ग्रीन, रेड और येलो। इंटरनेशनली ये ट्राइएज का है कि इंटरनेशनली जो बंदे बिल्कुल जो फ़र्स्ट एड जिनको ज़रूरत है, जिनको जस्ट फ़र्स्ट एड की ज़रूरत है, उनको ग्रीन कैटेगरी में रखा जाता है। जो उससे ज़्यादा जो हैं वो क्रिटिकल है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का फ्रैक्चर हो गया, बाजू फ्रैक्चर हो गया, टांग फ्रैक्चर हो गया, जो कि ऐसी चोटें वगैरह हैं जिसमें कि वो जो है उनको ज़िंदगी उनकी को खतरा नहीं है सच, तो वो येलो में आएंगे। और उसके बाद रेड कैटेगरी में वो आएंगे जो कि क्रिटिकल है, जिनको कि फौरी एमरजेंसी की जो फर्स्ट एड की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है जिसको 3 पेशेंट पड़े हुए हैं,
एक का बाजू फ्रैक्चर है, एक को जो है वो एब्रेशंस हैं, रगड़ें वगैरह आई हैं, एक्सीडेंट हुआ है। एक 3 मरीज़ हैं या 4 मरीज़ हैं, उनमें से एक मरीज़ को एब्रेशंस आई हैं, दूसरा मरीज़ है उसका बाजू फ्रैक्चर हुआ है, तीसरा मरीज़ है उसकी हेड इंजरी हुई है, चौथा मरीज़ है कि जो कि डेड हो गया है। तो इसमें हम किस तरह करेंगे कि जो फर्स्ट एड वाला है, जिसको जस्ट फर्स्ट एड की ज़रूरत है, वो ग्रीन कैटेगरी में आएगा, जिसका फ्रैक्चर हुआ है वो येलो में आएगा, और जो हेड इंजरी वाला है जो कि क्रिटिकल है उसे रेड में रखेंगे। तो ये बेसिकली टैग होते हैं जी, ग्रीन, रेड और येलो। और इसके बाद जो डेड होता है उसे कौन सा, जो डेड हो जाता है उसे कौन सा कलर असाइन किया जाता है? ब्लैक। ये कैटेगरीज हैं, ग्रीन, येलो, रेड और ब्लैक। जो डेड हो जाता है उसे जो है ब्लैक जो है वो असाइन किया जाता है कलर। तो ये जस्ट इस वाले से है कि अगर पहले उनकी दर्जाबंदी कर ली जाती है, उसके बाद जो क्रिटिकल होते हैं उनको फर्स्ट पहले ट्रीट किया जाता है, रेड वालों को, उसके बाद येलो को ट्रीट किया जाता है और उसके बाद ग्रीन को ट्रीट किया जाता है, ताकि कम वक्त में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान को बचा सकें। नेक्स्ट है जी ऑक्सीजन की दिमाग तक रसाई। दूसरा हमारा असूल है कि तिब्बी इमदाद का कि दिमाग तक ऑक्सीजन की रसाई हो, जिसे कि CPR कहते हैं। कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो क्या है कि उसका हार्ट काम करना बंद कर देता है, उसके ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। तो बेसिक हमारा प्रिंसिपल क्या है कि ऑक्सीजन की ब्रेन तक सप्लाई हो। और थर्ड वन क्या है? दिल को मुतहर्रिक करना। तो हम देखते हैं कि अगर कि एक मरीज़ बेहोश हो गया हो तो उसको हम किस तरह ट्रीट करते हैं। तो बेहोश मरीज़ की तिब्बी इमदाद, सबसे पहले बेहोश मरीज़ की तिब्बी इमदाद, सबसे पहले आप उसके इमदाद करने से पहले, उसकी मदद करने से पहले, सबसे पहले आप क्या करेंगे? अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखेंगे कि आपकी अपनी सेफ्टी तो है, आप उसकी मदद करने जा रहे हैं तो आप खुद तो सेफ़ हैं कि या नहीं। कि इसमें आप देखेंगे कि हो सकता है वो मरीज़ जो है इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से जो है वो अनकॉन्शियस हुआ हो, उसके पास इलेक्ट्रिक वायर्स हों और आप उसकी मदद करने जाएं, आप उसको जो है वो देखे बगैर आप उसकी मदद करने के लिए जाएं और आप भी ट्रैप हो जाए। तो इसलिए सबसे पहले किसी भी बेहोश मरीज़ को की मदद करने से पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप खुद सेफ रहें। बेहोश मरीज़ की सूरत में फ़ौरन एमरजेंसी सर्विस पाकिस्तान में यहाँ पे 1122 है। अगर अब्रॉड में जाएं तो हर मुल्क की अपनी अलग अलग एमरजेंसी सर्विस होती है, उसको आप राब्ता करें। बेहोश मरीज़ की छाती की दरमियानी हड्डी के निचले हिस्से पर हाथ रखकर कोहनी को सीधा रखते हुए 2 इंच तक दबाएं। यानी कि आपने चेस्ट के ऊपर मरीज़ बेहोश है, आपने उसकी चेस्ट पर हाथ रखकर क्या करना है? दबाना है, कंप्रेशंस देनी है। और इन कंप्रेशंस का जो है वो कितनी होनी चाहिए? कंप्रेशंस 100 to 120 कंप्रेशंस पर मिनट। कि एक ये कंप्रेशन जो है 1 मिनट में 100 से लेकर 120 होनी चाहिए। और इनकी डेप्थ जो है कंप्रेशंस की 2 इंच तक होनी चाहिए। और इस कंप्रेशंस देनी कहाँ पे हैं? कि मिड स्टर्नम लाइन और निप्पल लाइन, जहाँ पे इसका क्रॉस बनता है वो पॉइंट होगा जहाँ पे कि आप कंप्रेशंस देंगे जी। इस सारे प्रोसेस को जो है हम कंप्रेशंस दे रहे हैं, हम मरीज़ के दिल को बहाल कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन को ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं। तो सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, CPR। इसको CPR कहते हैं कि मसनूई तरीके से आप दिल को बहाल करते हैं, तो इसको CPR कहते हैं। यहाँ नेक्स्ट आपको दिखाया गया है कि आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो ये देखें, हाथ की पोजीशन भी आपको दिखाई गई है कि मिड स्टर्नम लाइन और निप्पल लाइन का जहाँ पे क्रॉस बनता है वो पॉइंट है जहाँ पे कि आपने कंप्रेशंस
देनी है। और इसी तरह जो है आपके हाथों की पोजीशन इस तरह हो कि आपका वेट ऑफ बॉडी जो है वो आगे की तरफ हो, आपका पीछे जितना आप रहेंगे उससे सीपीआर इफेक्टिव नहीं होगा। बाजू आपके स्ट्रेट हों, बिल्कुल स्ट्रेट। शोल्डर आपके हैंड, आर्म्स और शोल्डर एक ही लाइन में हों, तीनों एक ही लाइन में हों। तो इस पोजीशन में आप रहेंगे, इस पोजीशन पे आप कंप्रेशंस देंगे तो एक इफेक्टिव सीपीआर जो है वो हो सकता है। ये सीपीआर के हवाले से था। और एक बात कि सीपीआर कब तक करेंगे? जब तक पेशेंट रिस्पॉन्स शो नहीं करता, या जब तक के एमरजेंसी सर्विस जिसको आपने जो है वो कॉल की थी वो नहीं पहुंच जाती, तब तक आप जो है, या पेशेंट हॉस्पिटलाइज नहीं हो जाता तो तब तक आप जो है वो सीपीआर करते रहेंगे। यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि आपने, बाज़ दफ़ा होता है कि आप अपनी गाड़ी में ही मरीज़ को, अनकॉन्शियस होता है, बेहोश होता है, हार्ट अटैक का मरीज़ है, तो अनकॉन्शियस ही आप उसको गाड़ी पे बिठाते हैं, गाड़ी पे और हॉस्पिटलाइज करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि गाड़ी में मूव करते हुए भी, उस मरीज़ को ट्रैवलिंग करते हुए भी आपने सीपीआर करना है। जब तक आप मरीज़ का सीपीआर करते रहेंगे उसकी ज़िंदगी के चांसेस रहेंगे। रिसर्च के मुताबिक अगर 1 मिनट तक आप, एक पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ, आपने 1 मिनट तक उसे फर्स्ट एड प्रोवाइड नहीं की, उसकी ज़िंदगी के 10% चांसेस कम हो जाते हैं। तो उसकी ज़िंदगी उसी सूरत में है, चांसेस हैं, जब तक आप उसका सीपीआर करते रहेंगे, चाहे आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, चाहे आप उसे हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं। तो सीपीआर आपने करना नहीं छोड़ना जब तक मरीज़ रिवाइव नहीं कर जाता, जब तक आप हॉस्पिटलाइज नहीं पहुंच जाते। नेक्स्ट हम देखते हैं जी सांस के रस्ते में रुकावट का इलाज। कि अगर किसी के सांस में के रास्ते में रुकावट आ जाए तो आपने उसको किस तरह जो है उसका इलाज क्या है। तो आम तौर पे क्या होता है, सांस का रास्ता किस तरह ब्लॉक हो सकता है? गुड, शाबाश। बच्चों के कोई चीज़ गले में डाल लेते हैं, उससे उनका सांस का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। बात कर रहे थे कि सांस का रास्ता किस तरीक़ों से ब्लॉक हो सकता है। एक तो बताया कि बच्चे जो है वो चीज़ निकल लेते हैं, कुछ सिक्का वगैरह निकल लेते हैं, तो उससे सांस का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। हाँ, खाना कोई खा रहा है, बड़ा बंदा भी खाना खा रहा है, तो उसके गले में हड्डी जो है वो निकल सकती है। कोई चीज़, बड़ा नवाला चला गया तो बड़ा नवाला जो है वो गले में फंस सकता है, सांस के रास्ते को ब्लॉक कर सकता है। तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए जी? स्मोकिंग वजह से रास्ता ब्लॉक नहीं होता। हाँ, वो हो सकता है। यह कि सांस का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। सांस के रास्ते में जो सांस की नाली है, यहाँ पे सांस के रास्ते में रुकावट का मतलब है कि सांस का जो नाली है वो ब्लॉक, एयरवे ब्लॉक हो जाता है। तो उसमें बाज़ दफ़ा होता है कि मरीज़ अनकॉन्शियस होता है, तो वो टंग फॉल होने से भी जो है वो एयरवे ब्लॉक हो सकता है। इसीलिए वो जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं उनमें वो जो है वो एयरवे जो है वो इंसर्ट किया जाता है कि एयरवे उनका बाहर है। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो जिसका सांस का रास्ता ब्लॉक हो जाता है उसको राइट साइड से रीड करे। सांस के रास्ते में रुकावट से वो तासरा शख्स बेचैन होता है और उसके चेहरे की रंगत नीली पड़ जाती है। यानी कि अगर किसी का सांस का रास्ता ब्लॉक होगा तो वो बेचैन होगा, उसे सांस नहीं आ रहा होगा, वो उसके चेहरे की रंगत क्या होगी? नीली पड़ जाएगी। अगर मरीज़ के खांसने के बावजूद रुकावट दूर ना हो तो फ़ौरन होशमंद मरीज़ के पीछे खड़े होकर अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाते हुए नाव से थोड़ा ऊपर रखकर दूसरे हाथ की मदद से ज़ोर से अंदर और ऊपर की जानब झटका दें और तब तक देते रहें जब तक कि सांस बहाल ना हो जाए। इसमें यह है कि आपने देखना है कि जो मरीज़ अनकॉन्शियस हुआ है, जो जिसका रास्ता ब्लॉक है, सांस का रास्ता ब्लॉक है, तो उसको फ़ौरन आपने फर्स्ट एड देने को उसके पीछे खड़े होकर आपने उसकी
जो है नाफ से थोड़ा सा ऊपर रखकर स्टर्नम के नीचे आपने इनवर्ड और अपवर्ड जो है ब्लोज देने हैं। अभी आपको डेमोंस्ट्रेट करके बताते हैं। छोटे बच्चे हैं बड़ा अंदर जी 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 इसके आगे कुछ चीज़ रख दीजिए। अच्छा, इसमें आप देखते हैं कि अगर एक मरीज़ है, सबसे पहले तो साइन ऑफ चोकिंग है कि जो मरीज़ जो है जिसके सांस का रास्ता ब्लॉक होगा वो इस तरह उसने अपने जो है गर्दन को पकड़ा होगा, ये हाथ क्रॉस हाथ उसके होंगे और इस तरह उसने इस तरह ये इस तरह उसने अपने गर्दन को पकड़ा होगा। वो सांस लेने की कोशिश कर रहा होगा, सांस उससे नहीं आ रहा होगा। आपने क्या करना है, आपने उस पीछे खड़े होना है, पीछे खड़े होके आपने आर्म्स के नीचे से हाथ डाल के ये एक हाथ और ये एक हाथ से आपने कलाइयों को पकड़ना है, उसको करना है पीछे। उसके बाद ये एक टांग ये इंसर्ट करनी है टांगों के दरमियान, इसको झुकाना है और ये नाफ के ऊपर यहाँ से आपने ये मुट्ठी बनाकर आपने इनवर्ड और अपवर्ड आपने जो है ब्लोज देने हैं। इससे क्या होगा कि इनवर्ड और अपवर्ड ब्लोज देने से उसके सांस जो है वो प्रेशर इंसल्ट होगा और वो जो है वो उसके सांस के रास्ते में जो रुकावट है वो खत्म हो सकती है। रुकावट दूर करने की कोशिश करें, फौरन CPR करें। ये देखें, ये जो साइन है, जो अनकॉन्शियस पेशेंट होगा उस जो जिसके एयरवे ब्लॉक होगा, सांस के रास्ते में रुकावट होगी, तो वो इस तरह जो है वो उसने अपनी गर्दन को पकड़ा होगा, उसके पीछे खड़े होकर आपने नाफ से ऊपर इनवर्ड एंड अपवर्ड जो है ब्लोज देने हैं। और देखें कि जो एरो वाला साइन आपको नज़र आ रहा है कि आप प्रेशर इंसल्ट करेंगे तो आगे उसके जो है प्रेशर एग्जर्ट होने की वजह से जो है वो उसके सांस के रास्ते में गले में जो चीज़ फंसी हुई है वो बाहर निकल सकती है। इसी तरह अगर छोटे बच्चे जो हैं उनके जो है वो हो जाए तो छोटे बच्चों में सांस की रुकावट दूर करने का तरीका, 1 साल तक बच्चे को टांगों के ऊपर रखते हुए अपने बाजू पर उल्टा लटाएं। पहले अपनी किसी चेयर्स पर बैठ के अपने बच्चे को जो है वो इस पोजीशन में उसकी गर्दन जो है पे हाथ रख कर उसको उल्टा लटाएं अपने हाथ के ऊपर और पीछे बैक ब्लोज दें। 5 दफ़ा आपने थपकियाँ देनी है। कितनी दफ़ा? 5 बैक ब्लोज देने हैं। इससे जो है क्या होगा कि उसके प्रेशर एग्जर्ट होने की वजह से उसके सांस के रास्ते में जो चीज़ है वो निकल सकती है। उसके बाद 5 थपकियाँ देने के बाद आपने छोटे बच्चों में अगर रुकावट दूर ना हो, आपने बैक ब्लोज दिए। आपने क्या किया? बैक ब्लोज दिए 5। बैक ब्लोज देने की वजह से उसके सांस के रास्ते में रुकावट दूर नहीं हुई। आपने नेक्स्ट क्या करना है? 2 फिंगर्स रखकर, ये दरमियान में 2 फिंगर्स रखकर उसकी चेस्ट के ऊपर 5 कंप्रेशंस देने हैं। कितने कंप्रेशन है? 5। और उन कंप्रेशंस की जो है वो डेप्थ 1 से 1.5 इंच तक डेप्थ होनी चाहिए। आपने फिर 5 बैक ब्लोज दिए, 5 कंप्रेशंस दी, दोबारा फिर आपने बैक ब्लोज देने हैं, 5 थपकियाँ देनी हैं, फिर जो है वो चेस्ट पर 5 दफ़ा दबाव देना है और ये प्रोसेस आपने जारी रखना है तब तक के जब तक
उसके सांस की रुकावट दूर नहीं हो जाती या आप हॉस्पिटलाइज नहीं हो जाते, तब तक आपने उसको ये इसी तरह जो है वो शिफ्ट करना है। अब देखते हैं कि अगर आपने जो है अनकॉन्शियस पेशेंट को आपने इसको बैक ब्लोज दिए, आपने इनवर्ड एंड अपवर्ड, और मरीज़ रिवाइव नहीं कर सका, तो मरीज़ को अनकॉन्शियस हो जाता है रास्ता ब्लॉक होने की वजह से। तो दोबारा आपने क्या करना है, उसको ज़मीन पर लटाना है। क्या करना है, उसको ज़मीन पर लटा के दोबारा आपने क्या कर देना, उसका CPR स्टार्ट कर देना है। क्या कर देना है, CPR स्टार्ट कर देना है। तो इससे यह है कि उसके सांस का रास्ता जो ब्लॉक रास्ता वो क्लियर हो सकता है। नेक्स्ट है जी गर्दन और कमर की चोट के क्या खतरनाक असरात हैं। तो आप में से कोई बताएगा कि गर्दन और कमर की चोट के क्या खतरात हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं गर्दन की चोट के? गुड, शाबाश जी। आप में से कोई पार्टिसिपेंट में से गर्दन की चोट के, कमर की चोट के क्या खतरात हो सकते हैं अगर उसको? ठीक है, स्पाइनल कार्ड का इशू हो सकता है, चलने में मुश्किल हो सकती है, ज़िंदगी भर की मजदूरी बन सकती है। तो इसलिए जो गर्दन और कमर की चोट होती है उसको इंतहाई एहतियात के साथ जो है वो शिफ्ट किया जाता है। चोट लगे मरीज़ की गलत मुंतकिली से उम्र भर की मजदूरी में हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। कि एक पेशेंट को जो है वो चोट आई, एक्सीडेंट हुआ। आमतौर पे हमारे यहाँ देखते हैं कि एक्सीडेंट होता है, लोग नहीं देखते, किसी ने बाजू से पकड़ा, किसी ने टांग से पकड़ा, उसको वो नहीं देखते वो क्या हो रहा है क्या नहीं, उसे पकड़ के तो वो साइड पे कर रहे होते हैं, और ये नहीं देखते ज़िंदगी तो उसकी बच जाती है। स्पाइनल कार्ड डैमेज होने की वजह से वो हो सकता है पूरी ज़िंदगी जो है वो मजूर हो जाए। इसलिए जो चोट लगा मरीज़ है उसको मुंतकी के लिए आपने ख़ास एहतियात करनी है कि उसकी हर एक्सीडेंटल पेशेंट जो होता है उसको आपने यही समझना है कि उसे गर्दन या कमर की चोट है। गर्दन और कमर की चोट लगे मरीज की मुंतकिली, हर बेहोश, राइट साइड से कोई रीड करे जी। कमर में कम ये बगैर दो मिनट तक क्या जाता है वो? ए से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ओ से ऑब्स्ट्रक्शन, ए से एयरवे, ओ से ऑब्स्ट्रक्शन, एफ बाउ। ये प्रोफेशनल जो है वो नेम है इसका। अगर एफ बाउ किसी जगह पे लिखा होता है तो आप क्या इससे समझेंगे कि फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, तो इसके रास्ते में एयरवे का रास्ता जो है वो ब्लॉक है। लाइट नहीं आई। ग्लोव्स देने हैं 5, आपने जो है वो कंप्रेशंस देनी है। अगर इनकॉन्शियस हो जाता है अनकॉन्शियस, तो आपने कि गर्दन और कमर की चोट लगे मरीज़ की मुंतकिली किस तरह करनी चाहिए और इसमें एहतियात क्यों करनी चाहिए। तो राइट साइड से कोई रीड करे। रीड करे शाबाश को राइट साइड से। हर बेहोश या चोट लगे मरीज की मुंतकिली के दौरान गर्दन और कमर में हरगिज बल या खम ना आने दें। मरीज को कमर में खम या बल दिए बगैर एक हाथ कंधों पर और दूसरा खुले पर रखते हुए करवट दिलवाएं। जी, मरीज के नीचे मुनासिब साइड का गद्दा रखकर मरीज को इस पर ढकन डालें। मरीज को सही तरीके से गर्दन या कमर में खम या बल खाए बगैर ताकत करके बाहिफाजत अस्पताल में भर्ती करें। जी, तो क्या है कि हर बेहोशी या चोट लगे मरीज़ की मुंतकिली के दौरान गर्दन और कमर में हरगिज़ बल या हम ना आने दें। अगर कोई बेहोश मरीज़ है, कोई एक्सीडेंटल पेशेंट है,
तो आपने यही समझना है कि इसको बैक इंजरी है, नेक इंजरी है, स्पाइनल इंजरी इसको है, तो उसको आपने उसकी गर्दन और कमर में आपने बल दिए बगैर उसको जो है वो आपने शिफ्ट करना है। तो मरीज़ को सही तरीके से गर्दन या कमर में हम या बल दिए बगैर साबित करके बाहिफाजत हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा सकता है। करें जी, देखते हैं हम किस तरह कर सकते हैं। तो ये स्पाइन बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए आपने करवट दिलानी है। ये देखें पिक्चर में एक शख्स ने अभी इंशाल्लाह हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन में ये सारा तरीक़ेकार बताएंगे कि किस तरह जो है बेहोश मरीज़ को जो है वो शिफ्ट करते हैं। इसमें एक हेड साइड पे जो रेस्क्यूअर है उसने मरीज़ की गर्दन को पकड़ा हुआ है, उसके हेड को इमोबिलाइज किया हुआ है ताकि उसका हेड जो है वो हरकत ना कर सके। एक रेस्क्यूअर ने जो है उसको करवट दिला रहा है, जबकि दूसरा रेस्क्यूअर जो है, तीसरा रेस्क्यूअर जो है उसके स्पाइन बोर्ड को इंसर्ट करके उसको जो है वो महफूज तरीके से शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जो शख्स रेस्क्यूअर जो है जो गर्दन वाली साइड पे है उसने हेड को इमोबिलाइज किया हुआ है कि जिस्म के हरकत करने के साथ ही उसका हेड भी जो है वो हरकत कर रहा है और उसमें कोई हम या बल नहीं आ रहा। ये तो ये था तरीक़ेकार के जिसमें आप स्पाइन बोर्ड के ज़रिए जो बेहोश मरीज़ है या किसी तख्ते के ज़रिए, कुछ तख्ता है आपके पास, लकड़ी का तख्ता है, फट्टा है, उसके ऊपर आप मरीज़ को जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं जिसके गर्दन में हम आए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है वो तख्ता भी नहीं है, ये फट्टा भी नहीं है, स्पाइन बोर्ड भी नहीं है, तो फिर आपने उसको गर्दन में हम दिए बगैर, कमर में हम दिए बगैर आपने किस तरह शिफ्ट करना है। तो ये तरीक़ाकार है कि पहली तस्वीर में इसको 3 पर्सन कैरी बोलते हैं, डायरेक्ट ग्राउंड लिफ्ट भी इसको बोलते हैं, कि इस तरीक़ाकार के तहत आप जो है मरीज़ को जो है आप गर्दन और कमर में हम दिए बगैर इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि तीन रेस्क्यूअर्स जो हैं वो मरीज़ के बिल्कुल स्ट्रेट हालत में उसके जो है अपने बाजू इंसर्ट करके तो उसको अपने बाजू पर उठाएंगे। तीनों रेस्क्यूअर्स का देखें कि जो लेफ़्ट साइड नी है वो नीचे ग्राउंडेड है, जबकि राइट नी जो है वो अपवर्ड है। तीनों रेस्क्यूअर्स ने उसको अपने बाजू पे उठा के अपने नीज़ पर रखा। उसके बाद तीसरे पिक्चर में उसके बाद उसको सीधा ऊपर जो है उठा लिया। और आप ये देखें कि तीसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं कि मरीज़ जो है बिल्कुल स्ट्रेट हालत में है, उसकी गर्दन और कमर में कोई हम नहीं है। तो इस तरीके से आप कोई जो मरीज़ है, जो एक्सीडेंटल पेशेंट है, जो अनकॉन्शियस पेशेंट है, जिसकी गर्दन और कमर में चोट है, उसको आप इन 2 तरीक़ों के ज़रिए जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट एड के हवाले से। आज हमने सबसे पहले देखा कि जो है आज के एक दफ़ा टॉपिक को रिव्यू कर लेते हैं, आज के दिन को रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने होशियार होना सीखा, होशियार और आसान बाश, सामने सलाम जो है वो सीखा। उसके बाद परचम जो है वो लहराना हो उसको सीखा। उसके बाद हमने ये देखा फर्स्ट एड में फायर सेफ्टी के हवाले से देखा कि आग लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए, आग किन तरीक़ों से लग सकती है, आग कब लगती है, आग को एक्सटिंग्विश करने के कौन से तरीक़ेकार हैं, आग को एक्सटिंग्विश करने के कितने तरीक़ेकार हैं जी? 3 तरीक़ेकार हैं, स्मदरिंग, स्टारवेशन और कूलिंग। इसके बाद हमने देखा कि फायर एक्सटिंग्विशर को किस तरह ऑपरेट करते हैं, कौन से फार्मूले के तहत फायर पास, पी से क्या बनता है, ए से, एम, एस से और लास्ट एस से, स्वीप साइड बाय साइड। उसके बाद फर्स्ट एड में हमने देखा कि CPR के हवाले से कि जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बारे में पढ़ा कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद क्या है, क्या है इब्तदाई तिब्बी इमदाद? कि मुकम्मल इलाज से पहले जो पेशेंट की, ज़ख्मी शख्स की जो उसको इमदाद की जाती है उसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद के कितने असूल हैं जी? 3। कौन कौन से असूल हैं? एक एक करके। एक ट्राई-एच, दिमाग तक ऑक्सीजन, और तीसरा दिल को मुतहर्रिक करना।
ट्राई एज में हमने क्या देखा कि ट्राई एज किसे कहते हैं? ट्राई एज में जो बिल्कुल फर्स्ट एड वाले पेशेंट होते हैं जो कि चल फिर सकते हैं, उसको ग्रीन टैग दिया जाता है। जो फ्रैक्चर जो होते हैं या जिनकी लाइफ सेविंग, उनको येलो, और जो लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी का शिकार होते हैं जिनको क्रिटिकल, उसको रेड, और जो डेड होते हैं उसे ब्लैक दिया जाता है। इसके बाद हमने देखा कि दिल और दिल को मुतहर्रिक किस तरह किया जा सकता है। बेहोश मरीज की फर्स्ट एड क्या है? तो बेहोश मरीज की फर्स्ट एड क्या है कि उसका CPR किया जाता है। CPR किस चीज़ का एब्रीविएशन है? गुड, शाबाश, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। इसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं CPR के लिए। एक एग्जैक्ट जगह का पता होना चाहिए जहाँ पे कि CPR देना है, कंप्रेशन देने हैं। दूसरा, आपकी स्पीड कितनी कंप्रेशन होनी चाहिए? 100 से 120। एंड थर्ड वन इज के इसकी कंप्रेशन की डेप्थ कितनी होनी चाहिए? 2 इंचेस। इसके बाद हमने देखा एफबाउ, फॉरेन बॉडी एयर ऑब्स्ट्रक्शन के सांस का रास्ता अगर ब्लॉक हो जाए तो उसको किस तरह हम जो है वो रिकवर करते हैं। तो इंटरनेशनल साइन ऑफ चोकिंग हमने देखा कि जो बेहोश जो जिसका सांस का रास्ता ब्लॉक होता है वो किस तरह का साइन उसका होता है। फिर उसको देखा कि उसको सांस के रास्ते की रुकावट को किस तरह दूर किया जा सकता है। फिर हमने देखा कि अगर सांस के रास्ते में रुकावट दूर नहीं हुई, मरीज़ बेहोश हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे? CPR स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे जो हैं, अगर उनके सांस के रास्ते में कोई रुकावट हो जाए तो उसको किस तरह दूर करते हैं? और किस तरह दूर करते हैं उसको जी? हाथ पे उल्टा लटा के उसको बैक ब्लोज देते हैं। कितने बैक ब्लोज देते हैं? 5। बैक ब्लोज देने के बाद क्या करते हैं? 2 फिंगर से हम उसके फिंगर से हम कंप्रेशन देते हैं। कंप्रेशन, बच्चे में जो कंप्रेशन देते हैं उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए? 1 से 1.5 इंच। इसी तरह हम ये प्रोसेस जारी रखते हैं। बैक ब्लोज देते हैं, 5 कंप्रेशन देते हैं, फिर बैक ब्लोज 5 कंप्रेशन देते हैं, अनटिल के वो जो है वो हॉस्पिटलाइज नहीं हो जाता या वो रिवाइव नहीं करता। उसके बाद हमने देखा कि गर्दन और कमर की चोट की क्या अहमियत है। तो गर्दन और कमर की चोट लगे मरीज़ को किस तरह शिफ्ट किया जाता है? तो उसकी गर्दन और कमर में हम दिए बगैर हम उसको शिफ्ट करते हैं। इसके लिए हम स्पाइन बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लकड़ी के तख्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि अगर लकड़ी का तख्ता या स्पाइन बोर्ड ना हो तो फिर उसको हम किस तरह दोबारा शिफ्ट जो है वो कर सकते हैं। तो वो हमने डायरेक्ट ग्राउंड लिफ्ट का तरीका देखा कि उसको हमने किस तरह लिफ्ट कर सकते हैं। तो अभी जो है ये प्रैक्टिकल सेशन है, आपका प्रैक्टिकल होगा फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन का। तो बॉयज़ जो हैं वो साइड वाले रूम में चले जाएं और फीमेल्स जो हैं, गर्ल्स जो हैं वो इधर ही अपना प्रैक्टिस करेंगी कि फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को किस तरह दूर किया जाता है। जी अच्छा, 1 मिनट। अच्छा, इस हवाले से, इस सेशन के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो कि जो कि साइन ऑफ चोकिंग में है, तो इनको आप किस तरह जो है वो फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे? आप सामने वाले की हरकत करेंगे, पीछे वाले। ठीक है, सबको आप आए, इधर सामने आए, इनको देखें, इनको फॉलो करें। इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि जो कि साइन ऑफ चोकिंग में है, तो इनको आप किस तरह जो है वो फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे? आप सामने वाले की हरकत करेंगे, पीछे वाले। ठीक है, सबको आप आए, इधर सामने आए, इनको देखें, इनको फॉलो करें। इन्होंने बहुत अच्छा किया है। कलाइयों को पकड़ना है, कलाइयों को पकड़ के उसकी ग्रिप जो है गर्दन को बहुत आजाद करवानी है। उसके बाद आगे भी जाना, झुकाओ। और क्या करना है? नेवल पॉइंट से ऊपर ये आपने जो है एक इनवर्ट एंड अपवर्ड जो है वो प्रेशर क्रिएट करना है, इनवर्ट एंड अपवर्ड। इससे क्या है कि आपके सांस का रास्ता जो है मरीज का आगे का साथ जो है वो आगे की जानब होगा। जब प्रेशर रिजल्ट करेगा तो साथ में वो जो अगर उसके रास्ते में, सांस के रास्ते में गले में कोई चीज़ फंसी हुई है तो वो बाहर आ जाएगी।
तो ये ब्लोज देते रहना है तब तक, कब तक, जब तक मरीज रिस्पॉन्स नहीं देता, उसका एयरवे क्लियर नहीं हो जाता। अगर इन केसेस सूरत में जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, तो फिर आपने क्या करना है, CPR। अगर इस तरह वो अनकॉन्शियस हो जाता है तो फिर आपने क्या करना है, CPR। आ जाए, अभी सारे आप करें, शाबाश जी, सारे एक हाथों की पोजीशन पहले बनाए, शाबाश सारे, नहीं आप रखे ना, करें शाबाश, कलाई पकड़ें, शाबाश, यहाँ तक पूरी बैक, आपने जो है बाजू पकड़ा होगा, कलाई पकड़नी है, हाँ ये ठीक हो गया। अब थर्ड स्टेप करें, शाबाश, ये आपने इस तरह हाथ को रखा हुआ है, आप बताइए ये अंगूठा आपका ऊपर आना चाहिए, इनवर्ड एंड अपवर्ड, इनवर्ड एंड अपवर्ड, नेवल पॉइंट से जरा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, नेवल पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, स्टर्नम से नीचे आपने इनवर्ड एंड अपवर्ड जो है वो ब्लोज देने हैं, ठीक है। आपने हाथ ऊपर रखा हुआ है, नीचे रखिए, नीचे बैक ब्लोज देने, नीचे नीचे थोड़ा और नीचे करें, आपने भी ऊपर रखा हुआ है, हाथ थोड़ा नीचे करें। देखें अगर एग्जैक्ट जगह पे आप नहीं रखेंगे तो इस ब्लोज देने का फायदा तो नहीं है। नेवल पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, नाफ के ऊपर, नाफ से ऊपर और स्टर्नम से नीचे, आपने इसके दरमियान हाथ जो है वो रख के इनवर्ड एंड अपवर्ड जो है वो ब्लोज देने हैं। ये पोजीशन ठीक है, आप भी थोड़ा नीचे करें, थोड़ा हाथ नीचे करें, तो झुकाओ आगे की तरफ, और इस तरह जो है आपने करना। अभी सब ने आपने अपनी टांग जो है, मरीज की टांगें ओपन करें थोड़ी, और इनके दरमियान अपनी टांग जो है पाँव के दरमियान आपका पाँव आना चाहिए। हाँ ये ठीक है, गुड, शाबाश। तो इस तरह ये प्रॉपर पोजीशन है, जिस तरह के आप जो है उसको बैक ब्लोज देंगे तो जो उसके सांस के रास्ते में जो रुकावट है वो दूर हो जाए, मतलब झटके, हाँ जी, झटका देने जी। अब जो है वो पीछे वाले आगे आ जाएं, जी, साइन ऑफ चोकिंग। अब आप करें नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, हाथ पकड़ करके सिर्फ आपकी हाथ की पोजीशन किस तरह होगी, नहीं इस तरह नहीं होगी, इस तरह नहीं होगी, नहीं इस तरह नहीं, आपने ये कलाई पकड़ी, ये वाली ये नहीं, इस तरह नहीं, ये देखना इस तरह, इधर है, ये देखिए किस तरह में पकड़ी हुई है, इस तरह नहीं, अंदर से, हाँ जी, हाँ, इस तरह, ये भी अंदर से हाथ करें, हाँ ये कलाई से, ये प्रॉपर तरीका है। दोबारा हाथ को पीछे करके फिर रखें, आपको हाथ पीछे करें, हाँ दोबारा थोड़ी जल्दी अंदर से हाथ, हाँ कलाई। गुड, तो गर्दन आपने खुद करनी है, उसने नहीं करनी। नेक्स्ट स्टेप करें, थोड़ी, ठीक है, हाँ ऐसे जबरदस्त, नेक्स्ट क्या करेंगे, आपने हाथ निकाल दिए, नाफ से ऊपर, बाजू से हाथ निकाल दिए, नीचे रखें, इस तरह नहीं, इस तरह ये हाथ ये ऊपर आके, ये अंगूठा एक ऊपर आके, इनवर्ड एंड अपवर्ड, मुक्की नुमा, नीचे हाथ करें, ये आपका अंगूठे वाली साइड ऊपर होनी चाहिए, गुड, शाबाश। तो इस तरह कितने ब्लोज आपने देने हैं, 5 ब्लोज देते रहें, जब तक कि जब मरीज आगे होगा आप ब्लोज देंगे, प्रेशर, हाँ तो नहीं थले थोड़ा जा, ठीक है, ठीक।